नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते थे कि आज ही मेंस एग्ज़ाम शुरू हुआ है, तो आज इसका पहला पेपर था मेंस एग्ज़ाम का। तो पहला पेपर का देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो मैं आपके लिए मैं यह प्रश्न धीरे-धीरे यहाँ पे पढ़ता हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो आगे मेंस लिखने वाले होंगे। तो आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब को कर लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न खंड का, मतलब खंड 1 का पहला प्रश्न क्या है? डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेयर वेयर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड ईयरली नेशनलिस्ट। तो व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड ईयरली नेशनलिस्ट, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों का चर्चा कीजिए। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके उत्तरदायी कारण क्या थे? मतलब 1857 में, सॉरी 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ह्यूम द्वारा, उस समय ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? जैसा कि हम लोग बहुत सारे जानते हैं, सुरक्षा बॉन्ड की नीति, फिर ह्यूम की कुछ कहानियाँ जो उसे कोई बाबा बताते हैं, ऐसा कुछ कहानियाँ थी। तो उन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करनी थी और यहाँ पे बताना था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो थे, जो उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे, मतलब जो नरम दल थे, उनके प्रति ब्रिटिश नीति कैसी थी, क्या करते थे, कैसे-कैसे करते थे, उन सब के बारे में यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे चर्चा करनी थी। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 एंड 1947। 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम का अनुरेखित कीजिए। मतलब बिहार में जो 1857 से 1947 के बीच में ब्रिटिश एरा के टाइम में जितना भी बिहार में तकनीकी शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ उसके बारे में चर्चा करना था। मतलब जितने तरह के कॉलेज स्थापित हुए, जैसे पटना विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, पटना साइंस कॉलेज स्थापित हुआ, फिर पूसा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, तो उस तरह के जितने भी कॉलेज की स्थापना हुई उसके बारे में चर्चा करनी थी और कैसे कैसे इसका क्रमिक विकास हुआ बिहार में शिक्षा को लेकर, उसके बारे में चर्चा करनी थी इस क्वेश्चन में। तो दूसरा प्रश्न यह रहा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। मतलब एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब यहाँ पे गांधी जी के बारे में चित्रित करना है कि गांधी जी कैसे एक नायक रूप में उभरे, उनके बारे में यहाँ पे बताना है या आलोचनात्मक विश्लेषण करना है यहाँ पे कि गांधी जी कैसे कैसे धीरे क्रमिक विकास के रूप में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करना है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे उठाना है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में तो वहाँ पे उनके साथ क्या क्या उत्पीड़न हुआ। फिर जब वो वहाँ से उन्होंने अपना सत्याग्रह वहाँ शुरू किया, फिर वहाँ से जब वो भारत आए तो कैसे भारत का दर्शन किया, फिर कैसे यहाँ के लोगों ने शुरू किया। और सबसे पहला जो उनका था चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर और भी अन्य तरह के सत्याग्रह फिर जैसे उन्होंने शुरू किया, तो उस पर गांधी जी कैसे कैसे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अपना बच्चा से भारत पर इस प्रकार से छोड़ा कि उन्होंने एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उन्हें उभारा गया। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करना था। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। राइट एन एसे ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। व्हाट इज इट्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। मतलब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह अन्यास ही होने वाला आंदोलन था। मतलब 1942 के बारे में यहाँ पे लिखना है कि भारत छोड़ आंदोलन कैसा रहा, क्या रहा, और क्या यह अन्यास होने वाला एक आंदोलन था। तो इसके बारे में लिखना है कि यह अन्यास होने वाला था या नहीं था। मतलब जैसे कि यह लीडरलेस आंदोलन था, मतलब कोई भी इसमें राजनेता नहीं थे, क्योंकि 1857 में 8 तारीख को शुरू होने से पहले सारे राजनेताओं को गिरफ्तार करके भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग स्थानों पर रख दिया गया था। फिर यह आंदोलन एक लीडरलेस आंदोलन चला और इसमें बिहार के लोगों का सबसे प्रमुख भूमिका रहा, क्योंकि बिहार में या जयप्रकाश नारायण और कई लोगों के द्वारा यह नेपाल से यह संचालित किया गया था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पेज थोड़ा मिस किया हुआ है, मतलब आगे पीछे किया हुआ है, तो आप लोग इससे टेंशन नहीं लें, हम आपको बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे। तो दूसरा पेज था। आइए तीसरा पेज देखते हैं। या तीसरा पेज यहाँ पे आ गया। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट। मतलब मौर्यकालीन काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब मौर्य काल में जितने भी प्रमुख विशेषता थे मौर्य कला की, उसके बारे में यहाँ पे प्रमुख विशेषता करना था, जो कि पहले से यह अनुमानित प्रश्न था कि मौर्य काल ही इस बार का प्रश्न होगा आर्ट के सेक्शन में। तो यह बिल्कुल उसी तरह का यह था और आया भी वही मौर्य कला। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह और रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इसमें बहुत हद तक पहले से ही यह गेस क्वेश्चन था, चंपारण सत्याग्रह और संथाल विद्रोह, तो वही दोनों आया भी। तो इसमें लिखना था किन्हीं दो पर, तो संथाल विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह इसमें अच्छा था। तो इसमें आप संथाल विद्रोह के बारे में लिख सकते थे, कैसे संथाल विद्रोह हुआ, फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिख सकते थे, कैसे यह आंदोलन हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ा, और रविन्द्रनाथ, और इसमें महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं, राजकुमार शुक्ल के बारे में लिख सकते हैं, तिनखटिया पद्धति, ये सब इसमें लिखना था। चलिए अब सेक्शन 2 देखते हैं, जो कि करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन है। डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। मतलब क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इनका क्या वर्चस्व है, महत्व है। तो मतलब क्वाड के बारे में इसमें लिखना था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके सदस्य कौन कौन है। जैसे इसमें सदस्य भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। फिर विकास के उद्देश्य, मतलब इसका विकास का उद्देश्य क्या है, तो मतलब इसका विकास के उद्देश्य में कोई सैन्य उद्देश्य नहीं है, व्यापार का उद्देश्य और बढ़ावा देने का उद्देश्य एशिया पैसिफिक रीजन को वर्णन। ठीक है, तो यही इसमें लिखना था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके सदस्य कौन कौन थे, इसके विकास क्या हुआ, उद्देश्य क्या है, कोविड के टाइम में यह कैसे लोगों के लिए मदद किए, और भी इसमें ढेर सारा लिखना था क्वाड से रिलेटेड। तो यह तीसरा पेज था। आइए हम लोग चौथे पेज को देखते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ये पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। अग्निपथ इज द पार्ट टुवर्ड डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। कमेंट, अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी करें। अग्निपथ जो योजना आई थी, जिसमें 19 से 21 वर्ष के बीच 4 साल के लिए युवाओं को सैन्य में भर्ती लेना था, उसके बारे में यह लिखना था। तो कैसे वह विकास या विनाश की ओर अग्रसर करता है, उसके बारे में लिखना था। उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना था, इसमें टिप्पणी करना था। तो यह प्रश्न उसके बारे में था। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड गिव योर आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इट। मतलब भारत संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इस पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। यहाँ पे एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में लिखना था कि एक राष्ट्र एक निर्वाचन सही है या नहीं, मतलब लोकसभा के लिए भी निर्वाचन एक समय हो और विधानसभा के लिए निर्वाचन एक समय हो। इसके बारे में पक्ष और विपक्ष में अपनी राय देना था कि कैसे यह किया जाए, और इसमें थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन के बारे में भी लिखना था कि उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाएंगे कि यह हो जाए, और या अगर उन पर यह लागू करने में क्या क्या दिक्कतें परेशानियाँ उठानी पड़ रही, यह लिखना था इसमें। तो इसमें यही लिखना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट अपॉन द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसका प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसमें मेनली यह लिखना था कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या था। तो मूल कारण वही था, नाटो देश जो कि अपने बच्चों से बढ़ा रहा था, और मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में भी अपना नाटो देश कई सैन्याभ्यास कर चुका था। इसमें रूस को काफ़ी अपने टेरिटरी पे खतरा दिख रहा था। इसमें उन्होंने रूस को कई बार समझाने पर वह नहीं माना, इसलिए उनके बीच यह युद्ध का कारण बन गया। यही सब लिखना था इसमें। और इसमें इंडिया के बारे में लिखना था कि इंडिया उस युद्ध से कैसे प्रभावित हुआ, क्या क्या इंडिया प्रभाव रहा, इंडिया के साथ साथ विश्व भी इस तरह से कैसे प्रभावित हुआ। जैसे कई चीज़ के दाम बढ़ गए, खाद्यान्न के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, और इसमें कई तरह के फ़ायदा भी हुआ इंडिया को। जैसे इंडिया और रूस की दोस्ती बहुत मजबूत थी। इंडिया अपने निर्णय पर तटस्थ रहा, ना वो रूस की तरफ से बोला, ना वो यूक्रेन की तरफ से बोला, वो अपनी तरफ से नॉन अलाइन करता रहा और अपना जो भी था योगदान वह करता रहा। कई मतलब वार एड भेजा रशिया को भी, और कई मेडिकल एड भेजा यूक्रेन को भी, मतलब सहायता भेजा। तो यही सब इसमें लिखना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न। It is generally aligned that ruling party misuses the constitutional institution for its vested interest. Do you agree with this view? Give argument in support of your answer. प्रायः आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा था कि जो भी सत्ताधारी दल हैं वह सत्ता में रहते हुए जो भी सरकारी संपत्ति या सरकारी संस्थान होता है उसका उपयोग करता है अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो इसी के मत में अपना समर्थन देना था कि कैसे वह उपयोग करता है, या अपने इसका विपक्ष में देना था कि कैसे इसका उपयोग करता है या नहीं करता है। जो भी सत्ताधारी दल है वह अपना निजी स्वार्थ के लिए कैसे सरकारी संपत्ति, सरकारी संस्था का उपयोग करता है। तो यहाँ पे यह 11 नंबर प्रश्न हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न। 1 मिनट खोजने दीजिए पहले, क्योंकि पेज यहाँ पे उल्टा पुल्टा है, तो आप लोग इसे टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ। फिर स्टैटिक्स का प्रश्न आ जाता है। सेक्शन 3 खंड 3। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन
गिवन बिलो मतलब परसेंट। तो यह 12वां प्रश्न है, परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है PQRSTV मतलब W तक, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है ABCDEF तक। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए। फिर पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क सिक्योर्ड बाय आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर। मतलब आर के द्वारा सभी 6 सब विषयों में कितना नंबर लाया गया उसका परसेंटेज निकालिए। तो यह हो जाएगा, आसान है। फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क ऑब्टेन्ड बाय P इन सब्जेक्ट BDE टुगेदर एंड द मार्क ऑब्टेन्ड बाय T इन द सेम सब्जेक्ट। तो P के द्वारा BDE में निकाले गए मार्क्स निकालना है और T के द्वारा उन्हीं सब्जेक्ट में लाए गए मार्क्स का निकालना है। फिर फाइंड द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन सेक्शन B, मतलब सेक्शन B में मार्क ऑब्टेन किए गए सारे स्टूडेंट का एवरेज निकालना है। ईजी था यह प्रश्न। फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट C एंड D। तो C एंड D सब्जेक्ट में एवरेज परसेंटेज निकालना है सभी स्टूडेंट का। फिर व्हाट इज़ द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट F। तो सब्जेक्ट F में मार्क ऑब्टेन किए सभी स्टूडेंट द्वारा जितना मार्क लाया गया वो निकालना था। तो ये भी इजी था। तो ये यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। आइए पढ़ देते हैं हिंदी वाला प्रश्न भी आपके लिए। आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा से क्वेश्चन, विषय B, D व E में एक साथ P द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में T द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। गा प्रश्न, विषय ये 6ठा नंबर, 1 मिनट, हाँ ये सही है, 7वां नंबर पेज। विषय B में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। फिर घ प्रश्न, सभी छात्रों द्वारा विषय C व D में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर अड़ा प्रश्न, सभी छात्रों द्वारा विषय F में प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। यह भी हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे है सेल ऑफ टोस्टर्स और फिर मार्केट शेयर इन 2013-14। तो यहाँ पे सेल दिया हुआ है, फिर मार्केट शेयर दिया हुआ है ओनिडा का, IBF का, TVS का, वो वीडियोकॉन का, BPL का। फिर आइए इसका प्रश्न देखते हैं। एज्यूमिंग द वीडियोकॉन हैज़ मेंटेन्ड इट्स मार्केट शेयर एट द सेम लेवल फ्रॉम 2010-2011, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टोस्टर्स सोल्ड बाय वीडियोकॉन इन दिस 4 ईयर्स। ठीक है। अगला प्रश्न, इफ़ इन 2013-14 द मार्केट शेयर ऑफ BPL वॉज 7%, देन व्हाट इज़ द चेंज इन नंबर ऑफ टोस्टर्स सोल्ड बाय BPL फ्रॉम 2012-13 टू 2013-14। यह दूसरा प्रश्न था। आइए अगला पेज देखते हैं। यह 7 नंबर पेज था, 8 नंबर पेज यहाँ ऊपर था। यह 8 नंबर पेज। C नंबर प्रश्न, इफ महाराजा इज वन ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग इन अदर एंड इट्स सेल कंस्टिट्यूट 40% ऑफ अदर्स, देन हाउ मेनी टोस्टर ऑफ महाराजा वर सोल्ड इन 2013-14। ठीक है। D नंबर प्रश्न, एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ टोस्टर सोल्ड इंक्रीज एट द सेम रेट इन 2014-15 एज इट डिड इन 2012-13 टू 13-14 एंड एज्यूमिंग फर्दर दैट TVS मेंटेन्स इट्स मार्केट शेयर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय TVS इन 2014-15। ठीक है। यह प्रश्न है। ई प्रश्न, इफ इन 2013-14 IFB सोल्ड 7,000 मोर यूनिट्स एंड इफेक्टेड द मार्केट शेयर बाय अदर कंपनीज, देन व्हाट वुड बी इट्स मार्केट शेयर इन परसेंटेज। ठीक है। ई 5वां प्रश्न यह था। इसी को हिंदी में देखते हैं। नीचे दिए गए वित्र चित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। टोस्टर की बिक्री और 2013-14 में बाजार का हिस्सेदारी। ठीक है। आइए प्रश्न देखते हैं। यह पेज नंबर 8 था, तो 9वां नंबर पेज यहाँ पे होगा। यहाँ 9वां नंबर पेज। यह मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 2010-11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, वीडियोकॉन द्वारा इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टर की कुल संख्या क्या है। ठीक है। ख नंबर प्रश्न, यदि 2012-13 में BPL का बाजार हिस्सेदारी 7% था, तो 2012-13 से 13-14 तक BPL द्वारा बेचे वाले टोस्टर की संख्या कितना परिवर्तन होता है। तो यह ख नंबर प्रश्न है। ग नंबर प्रश्न, यदि अन्य में शामिल कंपनियों में से महाराजा भी एक है और इसकी बिक्री अन्य का 40% योगदान करती है, तो 2013-14 महाराजा ने कितने टोस्टर बेचे गए। ठीक है। घ नंबर प्रश्न, यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या 2014-15 में उसी दर से बढ़ी है जैसा कि उसकी 2012-13 से 2013-14 तक की थी, और साथ ही यह भी मानते हुए कि TVS ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखते हुए
बनाए रखी है तो 2014-15 में TVS द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या क्या होगी। तो यह हो गया 18 नंबर प्रश्न। यदि 2013-14 में IFB ने 7,000 ज़्यादा इकाई बेची और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया तो इसका बाजार हिस्सा प्रतिशत में क्या होगा। यह 18 नंबर प्रश्न। तो आइए 10वां नंबर प्रश्न पेज देखते हैं। यह है 14 नंबर प्रश्न। आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ बोर्ड्स इन 1000 इन ए फैक्ट्री। तो यहाँ पे दिया हुआ है टारगेट प्रोडक्शन फिर एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे 2001 से 2007 तक का दिया हुआ है, प्रोडक्शन इन 1000 दिया हुआ है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टारगेट प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-5 टू 2005-6। बिना प्रश्न। इन विच पीरियड वाज द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टारगेट प्रोडक्शन द हाइएस्ट। सी नंबर प्रश्न। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज एबव द एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन टू द नंबर of year in which the actual production was below the average actual production। सी नंबर प्रश्न यह हुआ। और ये 11 नंबर पेज देखते हैं। यहाँ 11 नंबर पेज है। डी नंबर प्रश्न। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2002-3, 2005-6 एंड 2006-7 टू द सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर। डी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन ये था। ई नंबर ऑप्शन क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टारगेटेड प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2002-3 एंड 2005-6 टेकन टुगेदर। इसी का हिंदी में देखते हैं। निम्न ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो किसी कारखाने में बोर्ड तथा लक्ष्य की वास्तविक उत्पादन, यहाँ ग्राफ है। पहला प्रश्न का नंबर 2004-5 से 2005-6 में लक्षित उत्पादन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, यह का नंबर प्रश्न था। आइए खा नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर पेज। लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम था। गा नंबर प्रश्न। उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम था का अनुपात क्या है। घाना प्रश्न। वर्ष 2002, 2003, 2005, 2006 और 2006, 2007 के लिए लक्षित उत्पादन का योग का अनुपात इन वर्षों में वास्तविक उत्पादन के योग से निकालिए। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न। वर्ष 2002, 2003 और 2005, 2006 में मिलाकर लक्षित उत्पादन का वास्तविक उत्पादन के बीच क्या अंतर निकालिए। ठीक है। अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, या आखिरी प्रश्न होगा शायद। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोन द पर कैपिटा इनकम ऑफ नेशनल and national income of a country for the given year. Refer to the bar graph to answer the question that follow। यहाँ पे दिया हुआ है पर कैपिटा इनकम। आइए अगला पेज देखते हैं। 12 नंबर पेज ये था। 13 नंबर पेज यहाँ पे नेशनल इनकम दिया हुआ है। आइए प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज इन पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1991 से 1951 टू 1991। ठीक है। व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम फ्रॉम 1961 to 1971, assuming that the growth was uniform throughout। Find the country's population during 1981। ठीक है। फिर डी नंबर प्रश्न। What is the growth rate in population during the decade 1981 से 1991। ई नंबर ऑफ प्रश्न। How much percentage the national income grew from 1951 to 1991। आइए 14 नंबर पेज देखते हैं कहाँ है। यहाँ। फिर यह हिंदी में दिया हुआ है। दिए गए वर्षों के लिए किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निम्न दंड आरेखों द्वारा दर्शाई गई है। दंड आरेखों का संदर्भ लेते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे राष्ट्रीय आय। आइए पहला प्रश्न का नंबर 1951 से 1991 तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रतिशत कितना है। फिर खा नंबर प्रश्न। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। 1961 से 1971 तक प्रति व्यक्ति आय में वह वृद्धि दर कितनी है, यह मानते हुए कि शुरू से अंत तक वृद्धि एक समान रही है। घ नंबर प्रश्न। 1981 के दौरान राष्ट्र की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। घ नंबर प्रश्न। दशक 1981 से 1991 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि कितनी थी। फिर ड नंबर प्रश्न। 1951 से 1991 तक राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई।
या 98वां प्रश्न था। तो हम लोगों ने सारे प्रश्न यहाँ पे देख लिए हैं। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो मिलाने का कोशिश कीजिए कि सही लिखें गलत लिखें। कोई भी अगर टीचर आपके नज़दीक होंगे जो मेंस का उत्तर चेक करते होंगे तो उनसे मिलाइए। तो चलिए धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो उन लोगों तक जो मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।